देखो हमें इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमें निकालना होगा उसका जनरल सॉल्यूशन। उसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे u और v हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। u जो हमारा निकलेगा उसको हम c1 कहेंगे, v जो हमारा निकलेगा उसे c2 कहेंगे। तो यहाँ पे हम c1 और c2 मतलब u और v लिखेंगे, ठीक है ना। यही हमारा होगा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे स्मॉल f को हम क्या कहेंगे, स्मॉल f को कहेंगे आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी फंक्शन। f को क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन। अच्छा, अब ये u और v मतलब ये वाला u और ये वाला v कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इसको सॉल्व करके। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे dx अपॉन p, यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन q, और यहाँ पे लिखेंगे dz अपॉन r। इनको किसी भी तरह से हम सॉल्व करके दो रिलेशन निकाल लेंगे। एक को u कहेंगे जो c1 के इक्वल होगा, एक को v कहेंगे जो c2 के इक्वल होगा। उसको एक आर्बिट्रेरी फंक्शन के अंदर u और v को कॉमा लगा के लिख देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो ये जो बनेगा इसी को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन इस टाइप का होगा। यहाँ पे u और v कैसे निकलेंगे, u और v को हम ऐसे कहेंगे, लेकिन u और v निकलेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है ना, बात समझ आई। अब देखो इसमें सॉल्यूशन को करते हुए ना हमें रेशो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेशो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जैसा समझना, यहाँ पे मैंने लिखा 2/3। क्या मैं 2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ 4/6? बताओ, क्या 2/3 को 4/6 लिख सकता हूं? और क्या मैं 2/3 को यहां पर 6/9 लिख सकता हूं? ये तीन रेशो हैं और तीनों क्या है, प्रोपोर्शनली इक्वल, ठीक है ना, तीनों की तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये तीन रेशो देखो, इसी की 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये बना दिया, इसी की मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया, मतलब ये तीनों की तीनों प्रोपोर्शनली इक्वल रेशोज हैं। अब वो ध्यान से समझना। अगर मैं इसमें एक काम करता हूं इसकी देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना इसको। मैंने यहां पे 2 लिखा, यहां पे 3 लिखा, और अपनी तरफ से किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। जिससे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। किसी को भी ले लें, जैसे मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, 3 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, बात समझ आई। यहां पे या तो मैं प्लस प्लस लूंगा या फिर माइनस माइनस लूंगा। मैं प्लस प्लस भी ले सकता हूं, माइनस माइनस भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे माइनस माइनस ले लेता हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 और 6 को लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे मैंने 6 लिखा। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है सेम नंबर से, ठीक है ना, जिससे यहां करूंगा उससे मुझे यहाँ पे करनी है। नंबर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिख दिया, चलो ठीक है। फिर मैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे प्लस लिखा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे, लिखना सेम साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 9 है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, और सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेम नंबर से, और सेम नंबर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किससे कर दूं, 4 से कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई यहां कर दी, 4 से यहां कर दी। अब इसको एक बार पूरा सिंप्लीफाई करके देखो कि ऐसा करने से क्या अभी भी ये इक्वल ही है, क्या अभी भी 2/3 ही है, चेंज हो गया। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6, ये हो गया 20, और ये कितना हो गया आपका 24। यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 9 माइनस 30 और प्लस कितना, ये आएगा आपका 36, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 4 आएगा, 4 और 6 कितना आएगा 10, ये कितना हो गया 6, 6 और 9 कितना हो गया 15। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2/3। देखो 2/3 ये अभी भी सेम है। मतलब रेशो में आप इस तरह से अगर सॉल्व करते हो तो जो नई रेशो बनेगी वो भी इनके इक्वल ही होगी, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ आई। तो हम इस मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे, ठीक है। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें। दिस इंटू पी प्लस दिस इंटू क्यू, और यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी ना, उससे मैच करके देखो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कैपिटल पी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कैपिटल क्यू, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कैपिटल आर, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी ना, नीचे जो लिखी थी हमने, वो dx अपॉन पी, वो dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर, वो जो इक्वेशन लिखी थी उसको बोलते हैं हम लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, लैग्रांजेस इक्वेशंस। तो लैग्रांजेस इक्वेशंस लिखेंगे हम यहाँ, लैग्रांजेस इक्वेशंस। अब लैग्रांजेस इक्वेशंस लिखेंगे हम, वो कैसे लिखेंगे, जो आपको बताया था मैंने अभी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx अपॉन क्या लिखेंगे, p हमारा यहाँ पे कितने हैं, z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे हम dy अपॉन q हमारा कितना है, xy प्लस zx, और यहां पे लिखेंगे हम dz अपॉन कितना r, यानी xy माइनस zx, बात समझ आई।
अब यहाँ पे सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, सॉल्व करने का इसको पर्टिकुलर मेथड नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, यहाँ पे लैग्रांजेस इक्वेशंस, यहाँ पे इक्वेशन निकाल, इक्वेशंस बोला मैंने उसको, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट को सेकंड रख के एक इक्वेशन बना सकते हो, सेकंड को थर्ड को इक्वल करके भी एक इक्वेशन बना सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करके इक्वेशन बना सकते हो। तो कितनी इक्वेशन बन रही है? 3 इक्वेशन बन रही है, इसलिए यहाँ पे इक्वेशंस लिखा। तो लैग्रांजेस इक्वेशंस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आपको खुद सोचना है यहां से किसी भी तरह से कहां से किस पार्ट को किसके इक्वल रख के हम आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी सोचो कि अगर मैं सेकंड और थर्ड को लूं, ठीक है ना, अगर मैं सेकंड को और थर्ड को लेकर सॉल्व करता हूं तो क्या सॉल्व हो जाएंगे आपस में? ये हमें खुद देखना पड़ेगा। ये कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि हाँ फर्स्ट और सेकंड को लेना, सेकंड और थर्ड को लेना, थर्ड को फर्स्ट को लेना, इसमें स्पेशल नहीं है। आपको खुद यहां पे देखना पड़ेगा सॉल्व कैसे हो सकती है वो। अगर मैं सेकंड और थर्ड को लूंगा तो यहां से x कॉमन होके कट जाएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा? x कॉमन होके कट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा? dy अपॉन, यहां पे क्या बचेगा बताओ? y प्लस जेड। और यहां पे जब x को हमने काट दिया तो यहां पे क्या बचेगा? dz। और यहां पे क्या बचेगा? y माइनस जेड, ये बचेगा। अब इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? ये बनेगा y dy माइनस के z dy इज इक्वल टू y dz। और क्या आएगा? z dz। बात समझ आई? ये क्लियर होगी बात? यहां पे और कैसे लिख सकते हैं इसको? इसकी एक साइड को हम 0 बना लेंगे, ठीक है ना। तो y dy को तो मैंने सेम लिखा, y dy को मैंने सेम लिखा, और ये z dy है, ये y dz है, इसको मैंने इसके साथ लिखा। इसमें से माइनस कॉमन कर लूंगा, तो ये माइनस कॉमन करेंगे तो बता सकते हो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका y dz और z dy, y dz और प्लस z dy, ये बनेगा। और यहां पे देखो, इसको हमने इसको इसके साथ लिख दिया, ये इधर आके क्या होगा? माइनस होगा, ये आएगा z dz इज इक्वल टू कितना? 0। यहां तक समझ आ गया? अच्छा ये बताओ, इसको तो मैंने सेम लिखा, यहाँ पे y dy को मैंने सेम लिखा, माइनस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? dyz ऐसे लिख सकता हूं उसको, और माइनस z dz इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सोचो, इसको सेम रखोगे इसका होगा, इसको सेम रखोगे इसका होगा, तो ये बनेगा नहीं बनेगा? ऐसा बन जाएगा ही। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, चलो ठीक है। इसमें एक काम और करो, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो यहां पे क्या आएगा? y का क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे क्या आएगा? क्योंकि जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां से d हट जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन या डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे क्या होते हैं? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो z स्क्वायर अपॉन 2, इसमें 2 आएगा नीचे, इसमें 2 आएगा नीचे। एक काम करो, पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा और इजी हो जाएगा ऐसा करने से। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बनेगा आपका 2y dy, ये आएगा 2dyz। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2z dz इज इक्वल टू कितना? 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो y का क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? y स्क्वायर। इसी वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी कि वो नीचे का जो 2 है ना वो हमें लिखना ना पड़े, ठीक है ना। जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ये 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे d हट जाएगा इसका, तो yz बचेगा। क्या बचेगा? माइनस 2yz। बात समझ आई? जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? z स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस z स्क्वायर। और यहाँ पे एक हम, क्योंकि इंटीग्रेट किया हमने इसको, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। बात समझ आई? अच्छा c1 इक्वल किसके था? u के, तो यही हमारा u है। बात समझ आई? तो हमने u निकाल दिया। अभी u निकाल दिया, हमें एक v की भी जरूरत है, यानी एक c2 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि कुछ और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि एक रिलेशन और बन जाए कोई दूसरा, ठीक है ना। तो हम यहां पे लेंगे इस तरह से, देखो चूजिंग x y z एज मल्टीप्लायर्स। इसको मल्टीप्लायर्स की तरह से हमने चूज कर लिया। अब इसका क्या मतलब है? एक्स वाई जेड को अगर हम मल्टीप्लायर्स की तरह से चूज करते तो उसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इसकी x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी y से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी z से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर x से इसकी करेंगे तो x से मल्टीप्लाई इसकी भी होगी, y से इसकी करोगे तो y से इसकी भी होगी, और z से इसकी करोगे तो z की इससे भी होगी, ठीक है ना। अब जो नीचे की टर्म्स बचेंगी, अगर उनको हम जोड़ दें या फिर उसको माइनस कर दें
तो क्या नीचे की टर्म जीरो बन सकती है, वो सोचना है हमें, ठीक है ना, वो चीज सोचनी है। सोचो कि अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स जेड स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, एक्स जेड स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर इसमें कहीं और बन जाएगा, बताओ, एक्स जेड स्क्वायर। जब मैं इसके z से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर बनेगा, तो ये वाला प्लस माइनस होके कट जाएगा, यानी जीरो बनने के चांस लग रहे नहीं लग रहे। तो एक काम करते हैं, इसकी x से मल्टीप्लाई करो, इसकी y से मल्टीप्लाई करो, उसके z से मल्टीप्लाई करो। इसकी x से करोगे तो इसकी भी x से करोगे, इसकी y से करोगे इसकी y से करोगे, इसकी z से करोगे इसकी z से करोगे, ऊपर ऐड करोगे तो नीचे भी ऐड करोगे, एक नई फ्रैक्शन बनेगी। फ्रैक्शन वाला जो मैंने रूल बताया था कि ऐसा करने से जो नई फ्रैक्शन बनती है वो पहले वाली जितनी फ्रैक्शन है उनके सबके इक्वल ही होती है। तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो इसके इक्वल भी होगी, इसके इक्वल भी होगी, इसके इक्वल भी होगी। आई बात समझ? तो यहां पे लिख देता हूं मैं ईच फ्रैक्शन, क्योंकि वो तीनों के इक्वल ही होगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड को मैंने मल्टीप्लायर्स लिया, तो मैं क्या करूंगा, इसकी तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स के साथ, एक्स डी एक्स, प्लस इसकी मैं कर देता हूं वाई से, वाई डी वाई, और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं जेड से, आएगा जेड डी जेड, और अपॉन। अब सोचो अगर मैं यहां पे इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एक्स जेड स्क्वायर, और माइनस ये आएगा 2xyz, इसकी हम x से करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, इसकी हम y से करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई जेड। इसके मैं किससे करें, इसके z से की थी, इसकी भी z से करेंगे हम, तो z से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ, ये आएगा एक्स वाई जेड, और माइनस इसकी z से करके क्या आएगा जेड स्क्वायर एक्स, ये आएगा। बात समझ आई? अब यहां पे देखो क्या चीज इसमें कैंसिल हो रही है, एक्स जेड स्क्वायर से एक्स जेड स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 2xyz, देखो xyz xyz 2xyz हुआ, और ये भी माइनस का 2xyz है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा जीरो। अब सोचो यहां पे मैंने क्या लिखा, ईच फ्रैक्शन। ईच फ्रैक्शन का मतलब इसको भी कह सकते हैं हम, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, मतलब यहां पे हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, थर्ड भी लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इक्वल किसके होंगी, इसके होंगी। अब ये सोचो कि अगर मैं यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी रखता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी। आई बस समझ? तो जहां पे मैंने यहां पे फर्स्ट रखा, सेकंड रखा, थर्ड रखा, कुछ भी रखा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होगी, जीरो हो जाएगा वो। बात समझ आई? मैंने यहां पे ईच फ्रैक्शन का मतलब फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। अगर मैंने फर्स्ट रखा और फर्स्ट की जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो हो गया वो, मतलब ये आपका जीरो के इक्वल हो चुका है। यहाँ पे यहां से इंप्लाइज ये हो जाएगा कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड इक्वल किसके होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। इंटीग्रेशन में इसको इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने पिछले भेजी थी, तो ये आएगा आपका 2x dx प्लस ये आएगा 2y dy और प्लस ये आएगा 2z dz इज इक्वल टू कितना, जीरो। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका बनेगा वाई स्क्वायर और इसका बनेगा जेड स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा, इसको हम क्या मानेंगे C1 C2 क्योंकि हम C1 ले चुके पहले, तो यहां पे क्या आएगा C2। तो C1 और C2 दो हमारे पास ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ चुकी है, ठीक है ना। इसको हमने U कहा था तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे V, ठीक है ना। अब जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है हमारा इस वाली फॉर्म में, कैसे लिखते हैं, एफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो एफ को हम एफ लिखेंगे, यू को हम यहां पे क्या लिखेंगे, यू हमारा ये है, तो यहां पर लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर माइनस का 2yz माइनस जेड स्क्वायर फिर कॉमा वी, वी हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना, जीरो, और यहाँ पे आएगा इसका सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन इसने पूछ रखा है तो वो इस तरह से निकलेगा यहाँ पे, ठीक है।